सबको नमस्ते भाई, सबको राम राम, सबका स्वागत। डेट हो गई आज 25 सितंबर 2025। राम राम बॉस, सभी को राम 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 नमस्ते। जी, राम राम एक बार फिर से। और आज थर्सडे है, ऑर्गेनन डे है। और ऑर्गेनन में हमारा क्या चल रहा है? अफोरिज्म 189 चलेगा। अफोरिज्म 189 अगर चलेगा तो इससे पहले हम 28 पेज नंबर पे जाएंगे। हमारा ग्रुप चल रहा है अफोरिज्म का 185 से लेकर के 203 तक, और 185 से लेकर के 203 तक जो एफोरिज्म है, इस बीच में हनीमैन साहब बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीजेज विद लोकल सिम्टम्स। लोकल सिम्टम्स वाले जो डिजीज हैं उनका ट्रीटमेंट कैसे करना है। देयर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट इज ऑलवेज इंजूरियस, और उनके ऊपर लोकल सिम्टम्स के ऊपर एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करना हमेशा घातक ही होता है, नुकसानदायक ही होता है बाहर से ट्रीट करना उनको। 188 हो गया था। 189 में एनिमैन साहब कह रहे हैं, 189 भी शायद हो गया था क्या बेटा, जिसमें एक आ गया था कि एक इरप्शन भी लिप्स पे या एक विटलो भी नहीं आ सकती बिना कंसेंट के होल ऑर्गेनिज्म के। ये मुझे लगता है जैसे हाँ ये हो गया साहब। तो 190 हम करेंगे। 190 एफोरिज्म में कह रहे हैं कि ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज on the external part of the body that has occurred from little or no injury from without must therefore be directed against the whole, must affect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies. If it is wished that the treatment should be judicious, sure, efficacious and radical. हैनीमैन साहब ने यहाँ एक तरह से थोड़ी वो दे दिए चेतावनी सी। कह रहे हैं ऑल ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ ए डिजीज ऑन द एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजरी फ्रॉम विदाउट मस्ट देयरफॉर बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल, must affect the annihilation and cure of the general malady by means of internal remedies. तो कहने का भाव यहाँ एनिमैन साहब का ये है कि जो सभी ट्रू मेडिकल ट्रीटमेंट है डिजीज के ऑन द एक्सटर्नल पार्ट पर जो बॉडी के होते हैं, दैट हैज अकर्ड फ्रॉम लिटिल और नो इंजरी। जो अगर एक तरह से भाव ये है कि यदि वहां लिटिल इंजरी भी नहीं चाहिए या बिना इंजरी हुए यदि हम उन्हें ट्रीटमेंट करना चाहते हैं बाहर से फ्रॉम विदाउट, कह रहे हैं इसलिए ताकि उनमें लिटिल इंजरी या कोई भी नुकसान ना हो, तो उसके लिए क्या करना है, बी डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल। तो हमें ट्रीटमेंट ऐसा करना है जो पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही हो, अगेंस्ट होल ऑर्गेनिज्म हमें सेलेक्ट करना है ट्रीटमेंट को, ना कि उस लोकल पार्ट को लोकल मेलेडी के रूप में। मस्ट इफेक्ट द एनिलेशन एंड क्योर ऑफ द जनरल मेलेडी बाय मींस ऑफ इंटरनल रेमेडीज। और ऐसा करने के लिए होल ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ट्रीटमेंट देते हुए हम क्योर करें, एनिलेट करें जनरल मेलेडी को इंटरनल रेमेडीज के द्वारा। इफ इट इज विज्ड दैट द ट्रीटमेंट शुड बी जुडिशियस, श्योर, एफिकेशियस एंड रेडिकल। और यदि हमारी इच्छा या हम चाहते हैं कि ट्रीटमेंट जुडिशियस हो जाए, श्योर हो जाए और एफिकेशियस हो जाए, रेडिकल हो जाए, तो आपको यहाँ दो बातें करनी है। एक तो डायरेक्टेड अगेंस्ट द होल ऑर्गेनिज्म चलना पड़ेगा, और साथ में फिर उसको इंटरनल रेमेडी जो उस समय पर सिलेक्ट करके देनी पड़ेगी जनरल मेलेडी की तरह से, ना कि लोकल सिम्टम्स के लिए केवल। तभी हमें एक जुडिशियस, श्योर, एफिकेशियस और रेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा क्योर प्राप्त होगा। 191 में कह रहे हैं कि दिस इज कंफर्म्ड इन द मोस्ट अनएम्बिगस मैनर बाय एक्सपीरियंस
which shows in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient and particularly in the affected external part. ब्रैकेट में कह रहे हैं which the ordinary medical school regard as quite isolated. और ये भी बहुत ही गजब की बात है, ये भी कंफर्म है बिल्कुल मोस्ट अनएम्बिगस मैनर में, बिल्कुल सुस्पष्ट तरीके से, जिसमें कोई भी डाउट नहीं है, इस तरीके से ये कंफर्म है बात, अनुभवों के हिसाब से, अनुभवों के द्वारा ये कंफर्म हो गई है, which shows in all cases that every powerful internal medicine immediately after its ingestion causes important changes in the general health of such a patient and particularly in the affected external part. ये देखा गया अनुभव के हिसाब से, बिल्कुल स्पष्ट अनुभवों से कंफर्म हो गई है बात, सभी केसेस में देखा गया है कि पर एवरी पावरफुल इंटरनल मेडिसिन जो है इमीडिएटली लेने के बाद, इंजेक्शन करने के बाद, जैसे ही वो खिलाई एक पावरफुल इंटरनल मेडिसिन, तो तत्काल प्रभाव से जनरल हेल्थ में चेंज दिखाई दिए पेशेंट की, और खास करके जो अफेक्टेड एक्सटर्नल पार्ट है उसमें, पर्टिकुलरली उसमें ही दिखाई दिए। जनरल हेल्थ के साथ साथ उसका असर जो पर्टिकुलरली इन द अफेक्टेड एक्सटर्नल पार्ट है उस पे नजर आया। कह रहे हैं विच द ऑर्डिनरी मेडिकल स्कूल रिगार्ड एज क्वाइट आइसोलेटेड, जिसको ऑर्डिनरी मेडिकल स्कूल अलग से, बिल्कुल अलग देखते हैं। ये देखा गया कि जब एक इंटरनल मेडिसिन दी गई पावरफुल, तो जनरल हेल्थ में भी चेंज आए, और खास करके जिसको वो आइसोलेटेड पार्ट मान के चल रहे थे उस पे भी इफेक्ट नजर आया। Even in a so-called local disease of the most external part of the body, and the change it produces is most salutary, being the restoration to health of the entire body, along with the disappearance of the external affection. ब्रैकेट में कह रहे हैं without the aid of any external remedy, provided the internal remedy directed towards the whole state was suitably chosen in a homeopathic sense. हनीमैन साहब यहाँ कहना चाह रहे हैं even in a so-called local disease of the most external part of the body, so-called local disease जो होते हैं, जो most external part of the body पर मिलते हैं, उनमें भी and the change it produces is most salutary, उनमें भी जो चेंज हुआ इंटरनल मेडिसिन देने के बाद पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को कंसिडर करते हुए, वो भी मोस्ट सैल्यूटरी देखा गया, बीइंग द रेस्टोरेशन टू हेल्थ ऑफ द एंटायर बॉडी, और साथ ही एंटायर बॉडी की रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी होती गई, और अलोंग विद द डिसअपियरेंस ऑफ द एक्सटर्नल अफेक्शन, और ये जो लोकल पार्ट पर एक्सटर्नल अफेक्शन जो था ये भी डिसअपियर हो गया, और बिना एनी एक्सटर्नल रेमेडी के हो गया। जब हम चले पूरे ऑर्गेनिज्म को ट्रीट करते हुए, करें प्रोवाइडेड द इंटरनल रेमेडी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द होल स्टेट वाज सुटेबली चूजन इन ए होम्योपैथिक सेंस, और ये सब कुछ तब हुआ जब एक इंटरनल रेमेडी टुवर्ड्स द होल स्टेट के लिए हमने एक निर्देशित की, हमने उसके हिसाब से दी, सुटेबली तरीके से चूज करके होम्योपैथिक साइंस के द्वारा। तो हमने ये देखा डॉक्टर अमित भाई, डॉक्टर धीरेन्द्र सर, कि एक्सटर्नल मेलेडी तो गई और साथ में रेस्टोरेशन ऑफ हेल्थ भी हुआ। और अमित भाई, हाँ जी, हाँ भाई श्रेय, एक्सटर्नल अफेक्शंस अगर ज्यादा, जैसे मेडिसिन देने के बाद जो एक्सटर्नल अफेक्शन है, जो लोकल अफेक्शंस है, वो बढ़ जाते हैं, तो क्या वो मेडिसिन, उसको हम ये बोलेंगे ये सही है, या फिर या वो होम्योपैथी एग्रीवेशन बोलेंगे या मेडिसिन एग्रीवेशन? अगर सेम अफेक्शन बढ़ रहा है तो इसका भाव ये आया था कि वो मेडिसिन की डोज थोड़ी सी ज्यादा है। अगर सेम अफेक्शन बढ़ रहा है दोस्त, तो यहाँ डोज लार्ज होने का, सिमिलिमम बट लार्ज डोज वहां ज्यादातर महसूस होगी, ज्यादातर मिलेगी। एक बात,
और दूसरी बात मैं ये पूछना चाह रहा था अभी डॉक्टर श्रेय, जब हम इस तरह से इंटरनल मेडिसिन देकर के एज ए होल पेशेंट को डील करेंगे तो सबसे पहले क्या जाएगा? जनरल हेल्थ तो आएगी, वेल बीइंग तो फील करेगी डॉक्टर दीपशिका पेशेंट एकदम, लेकिन सबसे पहले कौन सा सिम्टम जाएगा बॉडी का रिकवरी में, रेस्टोरेशन की तरफ को? फर्स्ट गो कौन सा होगा? फर्स्ट गो जो सबसे बाद में आया था। और सबसे बाद में क्या आया? स्किन पे। एक्स्ट्रा, हाँ। जब पूरी बॉडी, पूरा ऑर्गेनिज्म, पूरी इकोनॉमी ग्रसित हो गई किसी मियाजम से, तभी तो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशंस दिया। हाँ जी। सुपर स्किन पे तभी आता है कोई भी इरप्शन जब पूरा ऑर्गेनिज्म अंदर से उससे ग्रसित हो चुका। हाँ जी। तो स्किन पे आया हुआ लास्ट कम हुआ, और जब ट्रीटमेंट होगा तो फर्स्ट होगा ही। तो इसलिए जो उनकी इच्छा है बाहर से ऑइंटमेंट लगा के ठीक करने की, वो इच्छा भी इंटरनल मेडिसिन के द्वारा सबसे पहले वही पूरी होती है पेशेंट की, है जी। इसको एक तरह से एक बार हम और अमित भाई और हमारे बॉस, हमारे डॉक्टर टीपी बॉस वगैरह, हम जब साथ पढ़ रहे थे तो हम ये देख रहे थे कि इसको ऐसे मानते हैं जैसे पासिंग होता है ना, पासंग। कभी तराजू पे दोनों पलड़ों को अनबैलेंस थे, उन्हें बैलेंस में लाने के लिए थोड़ा सा वेट लटकाना होता है। डॉक्टर दीपशिक उसे पासंग बोलते हैं हमारे यहाँ। और जब हम फिजिकल लैब में काम करते थे उसमें राइडर लगाते थे, राइडर। हाँ जी, हाँ जी। वो जो भौतिक तुला थी। तो अगर बैलेंस हो गया ठीक, तो सबसे पहले राइडर हटेगा ना, सबसे पहले पासंग हटेगा ना, अगर हारमोनी बन गई तो। और शरीर में ये पासंग होता है एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑन द, मतलब एक्सटर्नल मेलेडी के रूप में। तो भी इसका हटना सबसे पहले बनता है, और ये सबसे पहले हटेगा इंटरनल मेडिसिन देने के बाद भी। और इसी हाँ बेटा, आपने बिल्कुल सही कहा। ऐसा केस हमने क्योंकि देखा है, जैसे वार्ड के केस में हम लोग को पता है कि थूजा जाती है, पर मेरे पास एक केस आया था, कॉलीफ्लावर ग्रोथ तो थी ही, उसके अलावा जो हमने उसको थूजा दी थी किस बेसिस पे कि जब वो अंदर चैम्बर में आया तो अंदर घुसते ही थोड़ा सा टेबल और चेयर जहां पे रखी थी तो उससे बच करके एकदम जैसे नहीं निकलने की कोशिश कर रहा था। तो हमें लगा कि बच के क्यों इतना बच, हमने कहा कि क्या हो गया, कुछ दिक्कत है क्या, चलने में क्या दिक्कत है? बोले नहीं, मैं ऐसे इसलिए चला कि कहीं मुझे चोट ना लग जाए। तो मेरे अंदर तुरंत वो आया कि उसको डेलिकेट होने का, कि कहीं मैं टूट ना जाऊं, मुझे चोट ना लग जाए। मैं तो वो और भी चीजें पूछ करके हमें वो थूजा लगा, और देने के 3 दिन के बाद ही उसका वो बहुत बड़ा ग्रोथ था और वो गिर गया। 3 दिन में। तो मेरे लिए भी आश्चर्य की बात थी। और उसकी जो एक्स्ट्रा कॉशियसनेस थी वो भी ऑप्टिमाइज हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अगली बार आके फिर वैसे नहीं बैठा, अगली बार आके आराम से सीधे चेयर पर बैठ गया था। हाँ, तो ऐसे पता चलेगा कि एज ए होल बंदा कैसे ठीक हो रहा। सर उसमें एक डाउट ये है कि जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन है वो पूरा का पूरा इंटरनली डिरेंज है तो ही आई है, या सिर्फ वो जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ये आई है कि वो सोरिक है, वो अभी इतनी डेवलप नहीं हुई है? ये बहुत खूबसूरत क्वेरी आई है आपकी। अगर आपकी नहीं आती तो ये मैं इसी बात को कहता अभी। अब ये जो मैं बोल रहा था अभी थोड़ी देर पहले कि सबसे पहले वही हटेगा, तो क्या ये सोरिक इरप्शंस में या फिर बाद में ऐसा क्यों होता है कि भाई जब केस पूरी तरह से ट्रीट हो गया तो स्किन पे फिर एक्सटर्नाइजेशन हुआ? डॉक्टर दीपशिका, तो ये चीज यहाँ बिल्कुल समझनी है। तो बेसिकली अगर क्रोनिक केस हुआ कोई इंटरनल मेलेडी में, क्रोनिक केस अगर हुआ तो बाद में इरप्शन स्किन पे ही आते हैं, लेकिन वो होंगे सोरिक करैक्टर के, वो होंगे प्राइमरी सिम्टम। प्राइमरी सोरार के सिम्टम्स इरप्शंस और सेकेंडरी सोरिक इरप्शंस में अंतर है। एक्जिमा सेकेंडरी इरप्शन है, और जबकि रैशेज रेड कलर के वो प्राइमरी हैं डॉक्टर सरे।
तो अगर मान लो अब यह दोनों तरह से बात लेंगे, यदि बंदा पहली बार किसी चीज से अफेक्टेड हुआ, सो रहा, जैसे मान लो किसी को वैक्सीन लगी बच्चे को और उसको रैशेज आ गए, तो वो तो थे प्राइमरी यहाँ। और यदि किसी बंदे को अंदर किडनी से रिलेटेड या किसी चीज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, उसके बाद फिर स्किन पे कोई ग्रोथ या कोई अल्सर या कोई क्रॉनिक तरह का इरप्शन चालू हो गया एक्जिमा के रूप में, तो इन दोनों में यह समझना होगा। हालांकि उस बच्चे को, अगर उस बच्चे की इकोनॉमी अंदर वाली पहले कोई ऐसी मेडिसिन दी एंटी वैक्सीन के थ्रू, वैक्सीन कहते हैं ना, वैक्सीन का इफेक्ट आया, रैशेज आ गए, तो पहली बात तो यह है कि वो सॉरिक अपने आप चले जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, यहाँ ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है कि यदि आपने वहां कोई ऐसी मेडिसिन दी भी जो वैक्सीन के बाद दी जाती है, तो सबसे फिर वो इरप्शन चले जाएंगे बाहर से, बाहरी शरीर के अंदर कोई सप्रेशन नहीं होगा, है ना, वहां भी इरप्शन पहले गए। और यदि किसी को इंटरनल मेलेडी है क्रॉनिक और उसके बाद ये कोई एक्सटर्नल लोकल मेलेडी बनी हुई है, तो यदि आपकी राइट रेमेडी है तो ये जो सेकेंडरी सॉरिक इरप्शंस हैं ये कम होंगे फिर भी। और फिर जब केस पूरी तरह से ट्रीट हो जाएगा तो फिर स्किन पे दोबारा फिर से प्राइमरी इरप्शंस के रूप में रैशेज आने के चांस बनेंगे लास्ट में। बात ऐसे ही समझ में आ रही है हमारे, या कोई आपका कुछ कहना है इसमें? सर ये जो एक्जिमा वगैरह आप बता रहे थे, तो वो क्या मतलब इंटरनल कुछ इश्यूज का आउटवर्ड रिफ्लेक्शन? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेकेंडरी है ये दोस्त। देखो प्राइमरी सॉरिक इरप्शंस तो केवल और केवल हैनीमैन साहब ने कह दिया था, वो रैशेज होंगे, रेड कलर के होंगे, हल्के से इन्फ्लेम्ड होंगे, समझ रहे हो? और यदि उनमें डिस्चार्ज आ रहा, ग्रीन, येलो, अल्सर बन गया, क्रस्ट बन गई, तो वो प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा नहीं है। इसलिए मुझे ये भाव आया कि अगर आपका कोई एक्सटर्नल मेलेडी के साथ कोई क्रॉनिक केस है, जब क्रॉनिक केस पूरी तरह से ट्रीट हो जाएगा और वो एक्सटर्नल मेलेडी भी चली जाएगी और केस जब बिल्कुल क्योर होने की उसमें पहुंचेगा स्थिति में, तो प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा आ सकते हैं लास्ट में। और प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा केवल रैशेज होते हैं, बिना किसी वेसाइकल के, बिना किसी फ्लूइड के। ठीक है दोस्त, तो ये बेसिकली हमें वहां समझ में आएगा जब हम प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा पढ़ेंगे, और प्राइमरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस, सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस क्रॉनिक डिजीज में आएगा। हालांकि उन्होंने सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सिफिलिस को बहुत ज्यादा डिटेल ना देकर के, क्योंकि सिफिलिटिक इरप्शन से प्राइमरी जब सप्रेस हो जाते हैं तो वो पूरी अंदर बॉडी का हिस्सा हो जाते हैं, लेकिन प्राइमरी सोरा और सेकेंडरी सोरा के सिम्टम्स जब हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा कि ये जो एक्जिमा था ये प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा है या सेकेंडरी सिम्टम ऑफ सोरा है। ये क्रॉनिक डिजीज करेंगे। हाँ भाई जी भाई, इसका ये है कि मैंने पेशेंट क्या था, वो मेरे कोई था रिलेटिव, उसका ना पेट था डॉग, तो उसको ना काफी फिट्स आते थे, कन्वर्जन्स आते थे बहुत। तो मैंने वो केस देख के उसको मेडिसिन दिया था, तो कन्वर्जन्स बेटर हो गए थे काफी ज्यादा। उसके बाद ना उसके जो नीचे मतलब जो उसकी चेस्ट है उस पे सारे लाल लाल निशान आ गए, रेडनेस रैश हो गई थी। लेकिन उससे वो अनकंफर्टेबल नहीं था डॉग। हालांकि जो डॉग का ओनर था वो कहता था कि लाल लाल हो गया, मैं कोई दिक्कत नहीं है, और अब वो क्योर हो गया, उसके निशान भी चले गए, उसके फिट्स भी नहीं आ रहे। हाँ, ये तो आइडियल क्योर कहूंगा मैं तो इसको। और मैं ऐसे कहूंगा दोस्त, बड़े सर की बात मुझे याद आ गई। बड़े सर ने बोला, मैं पहले भी शायद रिपीट किया था इस बात को, कि अगर नर्वस डिसऑर्डर है, अगर नर्व्स इन्वॉल्व है किसी भी पैथोलॉजी में, तो अगर आपकी रेमेडी राइट है तो उसके स्किन पे इरप्शंस आना बनता ही है, तुरंत आराम आते ही, क्योंकि ये वायरल था। बेसिकली जो नर्व का कन्वर्जन है, चाहे वो कन्वर्जन में गया वो डॉग, चाहे कोई बच्चा, चाहे कोई भी, अगर नर्व इन्वॉल्व है तो मोस्ट प्रोबेबली, बल्कि मैं तो कहूंगा 100% ही
बड़े सर के हिसाब से कहीं ना कहीं वायरल सप्रेशन हुआ है। अगर कहीं बच्चों को इस तरह की नर्वस पैथोलॉजी है तो उनकी मदर को टॉर्च टेस्ट के लिए बोलते थे बड़े सर, डॉक्टर हाँ। दीपशिखा। तो जो टॉर्च टेस्ट है ये वायरल एंटीवायरल टेस्ट है। तो इसमें सर ने केस बताया था कि कोई बच्चा सीपी का था और दीपशिखा उसकी माँ को जब 6 मंथ का प्रेगनेंसी थी तो उस समय पे चिकन पॉक्स निकला था, हर्पीज की तरह हर्पीज निकला था, चिकन पॉक्स। तो बड़े सर ने जब केस को एनालाइज किया तो बड़े सर ने पाया कि ये जो प्रोडक्ट है ये उस सप्रेशन का है जो इसने 6ठे महीने में ऑइंटमेंट लगा करके वो हर्पीज को या चिकन पॉक्स को दबा लिया था, उसका इफेक्ट आया। तो एक तो ये लिंक जोड़ा था। दूसरा सर ने उसी समय ये बताया था कि जब इसमें रिकवरी होएगी अब बच्चे में तो कोई ना कोई दाना निकलेगा स्किन पे, और उन्हें हिदायत दी थी कि अगर कोई दाना निकलता है उस पर कुछ लगाना मत आप। और जब वो चले गए तो सर ने हम लोगों को सबको समझाया था उस हॉल में, कॉन्फ्रेंस हॉल में, कि जो भी वायरल सप्रेशन है और नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व हो जाए वायरस सप्रेशन के बाद, तो जैसे ही रिकवरी होगी तो एक्टोडर्म पर, एपिडर्मिस पर, एक्टोडर्मल लेयर से बने हैं दोनों, नर्वस सिस्टम भी और एपिडर्मिस भी, तो इसका एक्सटोराइजेशन जनरली एपिडर्मिस पे आएगा। तो इस नजरिए से जो वो पैट के कन्वर्जन चले गए और रैसेज आ गए तो वो एक तो सोरिक रैसेज थे, इसलिए मेरे को आइडियल लगा दोस्त, और दूसरा ये कि कोई कंप्लेन नहीं थी और कन्वर्जन पूरी तरह से चले गए और फिर वो रैसेज भी चले गए। तो वो जो पैट है वो 100% क्योर हुआ है दोस्त उस समय पर। जी जी सर। अब एक सवाल यहाँ ये भी बनता है पैरेलल कि कई बार आपने देखा होगा कि आप कोई क्रॉनिक केस को डील कर रहे हैं और स्किन पे ना कुछ फपोले आ गए, पस वाले इरप्शंस आ गए, मेडिसिन आपने जैसे दी तो स्किन पे प्राइमरी सिम्टम ऑफ सोरा नहीं आए, लेकिन स्किन पे कई बार अल्सर बन जाते हैं, बॉयल्स निकलने लगता है, पस वाले निकलने लगते हैं। तो वहां हमें ये अभी ये एकदम ये ना सोचें कि ये क्योर हो गया इसका, ये बेसिकली बाहर जो अंदर का जो विकार आ रहा है। तो बड़े सर ने यह सावधान रहने के लिए ऐसे कहा है कि कई डॉक्टर इसको ये मान लेते हैं कि ये सोरिक इरप्शंस आ गए या ये एक्सटोराइजेशन हो गया है स्किन पे और बंदा क्योर हो गया है। तो क्योर नहीं मानेंगे उसको हम उन अल्सर से, उन बॉयल से, उन पस वाले उससे। हाँ ये जरूर ले कह सकते हैं कि हाँ अंदर का टॉक्सिन्स बाहर जा रहा है, लेकिन अभी ये सोरिक इरप्शन नहीं है कम से कम डॉक्टर दीपशिखा। तो बहुत ज्यादा गलती होती है डॉक्टर श्रेय हम लोगों से कि हमने मेडिसिन दी और मोटे मोटे फोड़े फुंसियां जो सोरिक नहीं थे, कहने का मतलब है जो बहुत ही ज्यादा वैसे, तो उसको कम से कम क्योर का वो ना माने कि ये लास्ट हो गया क्योर। हाँ वो बीच का प्रोसेस है, कई बार टॉक्सिन से निकल सकता है, लेकिन उस वो प्राइमरी सोरिक इरप्शंस की कैटेगरी में वो नहीं आते। सर इसमें अगर रैश नहीं आ रहा लेकिन खुजली हो रही है काफी, तो वो क्या होगा? खुजली बोले तो ड्राई इचिंग। हाँ ड्राई इचिंग बिना हाँ, किसी तो रैश देखो ड्राई इचिंग है, रैसेज है, ये आसपास ही है दोस्त, ये आसपास है। लेकिन अगर क्रैक्स पड़ गए, लेकिन उनमें ब्लीडिंग हो गई, अगर क्रस्ट बन गए, बहुत मोटे मोटे बदबूदार पस निकल रहा है, तो वो प्राइमरी नहीं है। आपकी ड्राई इचिंग और रेड रैसेज ये प्राइमरी सोरिक इरप्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो हमें उसको एकदम क्योर्ड केस ना समझें कि अगर हमारा, हाँ अगर ये है कि अंदर की पैथोलॉजी ठीक हो रही है और बाहर स्किन पे क्रैक्स पड़ रहे हैं, तो अंदर का सिफिलिस एक तरह से स्किन की तरफ आया, इंटरनल विसरा पे से सिफिलिस हटके स्किन की तरफ आया है वो, ऐसे माने। लेकिन वो सोरिक इरप्शन कभी भी नहीं होगा। अभी तक तो इतना है अंडरस्टैंडिंग, और आगे और कुछ इसमें ऐड होगा या क्लियर होगी, या आप लोगों को पास कोई पॉइंट है तो आप रखें। ये इस तरह से हमें आगे बढ़ना होगा चीजों को लेकर के। कहना है किसी को? दीपशिखा, संगमित्रा, डॉक्टर दिनेश? चलो
तो 191 हो गया हमारा। 192 में कह रहे हैं कि दिस इज बेस्ट अफेक्टेड व्हेन in the investigation of the case of disease along with the exact character of the local affection, all the changes, sufferings and symptoms observable in the patient's health and which may have been previously noticed when no medicine had been used are taken into conjunction to form a complete picture of the disease before searching among the medicines whose peculiar pathogenetic effects are known for a remedy corresponding to the totality of the symptoms so that the selection may be truly homeopathic। यहाँ हमें क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए, वो हनीमैन साहब हमें समझा रहे हैं 192 में। ऐसे लोकल मेलेडीज के लिए हमें क्या कैसे आगे बढ़ना है, कह रहे हैं हनीमैन साहब के दिस इज द बेस्ट अफेक्टेड व्हेन, ये बहुत ही अच्छी तरीके से प्रभावी होगा हमारा कदम जब होगा इन द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द केस ऑफ डिजीज अलोंग विद द एग्जैक्ट करेक्टर ऑफ द लोकल अफेक्शन, जब इन्वेस्टिगेशन करें केस ऑफ डिजीज को और साथ ही साथ हम एग्जैक्ट करेक्टर क्या है लोकल अफेक्शन का उसको भी शामिल करें उस इन्वेस्टिगेशन में, और करें ऑल द चेंजेस, सफरिंग्स एंड सिम्टम्स ऑब्जर्वेबल इन द पेशेंट हेल्थ, और सारे चेंजेस, सारी सफरिंग, सारे सिम्टम्स जो भी ऑब्जर्वेबल हैं पेशेंट्स की हेल्थ में उन्हें सबको कंसिडर करें इन्वेस्टिगेशन में। एंड विच मे हैव बीन प्रीवियसली नोटिस्ड व्हेन नो मेडिसिन हैड बीन यूज्ड, और उन्हें भी नोटिस में लें, उन्हें भी नोट करें जब मेडिसिन ने लगाई नहीं थी, खाई नहीं थी, तब क्या क्या सिम्टम्स पहले थे, उन सबको हम जोड़ें, सबको एक साथ मिलाएं, सबको कंजंक्शन करें और एक कंप्लीट पिक्चर बनाएं डिजीज की। किससे पहले, सर्च करने से पहले एक ऐसी मेडिसिन, उन मेडिसिन में से जिनका पिक्यूलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट जाना जा चुका हो, वेल प्रूव्ड मेडिसिन में से एक को सर्च करने से पहले हम ये टोटलिटी बना लें झाड़ू तो कर लो इधर से, फॉर ए रेमेडी कोरेस्पॉन्डिंग टू द टोटलिटी ऑफ द सिम्टम्स, और उनमें से फिर हम एक ऐसी रेमेडी निकालें जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को के कोरेस्पॉन्डिंग हो, सो दैट द सिलेक्शन में बी ट्रूली होम्योपैथिक, ताकि ये सिलेक्शन जो है इस तरह से हमारा ट्रूली होम्योपैथिक या ट्रूली सिमिलिमम हो सके। तो इसके लिए हमें क्या क्या करना है, हमें जो पेशेंट के जो एग्जैक्ट करेक्टर देखना है लोकल अफेक्शन का, साथ में जितने भी अल्टरेशंस हैं पेशेंट की हेल्थ में, जितनी भी सफरिंग्स हैं, जितने भी अफेक्शंस हैं, सभी के सिम्टम्स को शामिल करना, और मजे की बात उन सिम्टम्स को, उन परेशानियों को भी नोटिस में लेना है जो उस मेडिसिन को अप्लाई करने से पहले या मेडिसिन लगाने से, खाने से पहले जो आपके पास आया उससे पहले क्या क्या होता था, उन्हें भी उनमें शामिल कर लें और सबको मिला करके एक टोटलिटी बना लें डिजीज की, और उस टोटलिटी के अनुरूप एक सुटेबल सिमिलिमम होम्योपैथिक मेडिसिन को सेलेक्ट करें, उनमें से करें जिनके पिक्यूलियर पैथोजेनेटिक इफेक्ट को जान लिया गया हो, जो प्योरली प्रूव हो चुकी हूं, वेल प्रूव्ड मेडिसिन के ग्रुप में से जाकर के उसे उठाएं। इस बात को भी नहीं छोड़ रहे हैं बार बार के वेल प्रूव्ड होनी चाहिए, वेल प्रूव्ड होनी चाहिए, है ना दीपशिका? दीपशिका शायद हाँ। तो ये था 192। तो ऐसे केस को भी हम उसी तरह से डील करेंगे जैसे हम एक होल केस को डील करते हैं, ना केवल उसको ये मान करके कि ये तो लोकल मेलेडी है, ये तो वार्ट का केस है, चलो इसमें तो थूजा दे दो, ये तो वार्ट का केस है, इसमें नाइट्रिक एसिड दे दो। ऐसे नहीं करना है, उसको एज ए होल इन्वेस्टिगेट करना केस को। 193 में कह रहे हैं हैनीमैन साहब, by means of this medicine employed only internally and general morbid state of the body is removed along with the local affection, and the latter is cured at the same time as the former, proving that the local affection depended solely on a disease of the rest of the body and should only be regarded as an inseparable part of the whole, as one of the most considerable and striking symptoms of the whole disease।
इस बात को यहाँ एनीमैन साहब बल दे रहे हैं कि ये जो लोकल मेलेडी के रूप में इरप्शन आया हुआ था, ये कैसे सारे के सारे डिजीज का हिस्सा है, कैसे कैसे सारे के सारे ऑर्गेनिज्म का ही हिस्सा है, इस बात को इसमें समझा रहे हैं। कह रहे हैं एनीमैन साहब के बाय मीन्स ऑफ दिस मेडिसिन, ये जो आपने मेडिसिन ट्रूली होम्योपैथिक सेलेक्ट करके दी, एम्प्लॉयड ओनली इंटरनली द जनरल मॉर्बिड स्टेट ऑफ द बॉडी रिमूव्ड अलोंग द लोकल अफेक्शन। जब इसको इंटरनली दिया तो ये जो जनरल मॉर्बिड स्टेट थी बॉडी की, वो तो रिमूव हुई और साथ में लोकल अफेक्शंस भी चले जाना। एंड द लेटर इज क्योर्ड एट द सेम टाइम एज द फॉर्मर। और ये जो लोकल अफेक्शन है, इसका पहले वाली मॉर्बिड स्टेट के साथ चले जाना इस बात को प्रूव करता है, प्रूविंग दैट, इस बात को प्रूव करता है that the local affection depended solely on the disease of the rest of the body। कि ये जो लोकल इरप्शन था, लोकल अफेक्शन था, ये जो रेस्ट ऑफ द बॉडी का जो डिजीज था, एकमात्र उसी पे ही टिका था, उसी का पे ही निर्भर कर रहा था, ये उसी का ही हिस्सा था। एंड शुड ओनली बी रिगार्डेड एज एन इनसेपरेबल पार्ट ऑफ द होल। और फिर इस तरह से इसको हम ये मानेंगे कि ये इनसेपरेबल पार्ट है एज ए होल ऑर्गेनिज्म का, ना कि केवल हाथ का ही, ना कि केवल गर्दन पे मस्से, चेहरे पे मस्से का, या लोकल मेलेडी के उस पार्ट। एज वन ऑफ द मोस्ट कंसिडरेबल एंड स्ट्राइकिंग सिम्टम ऑफ द होल डिजीज। और मजे की बात और भी कह दी कि इस लोकल मेलेडी को, लोकल सिम्टम को तो एक और दर्जा मिल गया। हैनीमैन साहब कह रहे हैं कि जो होल डिजीज है, ये उस होल डिजीज का मोस्ट कंसिडरेबल, जिसको कंसिडर करना ही करना है, और मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम है उस होल डिजीज का इवन। और आपने ये हटा दिया लोकल एप्लीकेशन से, तो आपने एक मोस्ट कंसिडरेबल और मोस्ट स्ट्राइकिंग इंफॉर्मेशन को अपनी आंखों से अलग कर दिया। तो अब क्योर हो पाएगा आगे? आप उस स्थिति में आ पाओगे कि एक सुटेबल रेमेडी सेलेक्ट कर लें इसको लोकली डिस्ट्रॉय करने के बाद दीपशिका। जी, अगर आपने इस मोस्ट कंसिडरेबल और मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम को लोकल एप्लीकेशन से इसको डिस्ट्रॉय कर दिया, या कोई डिस्ट्रॉय करके लेके आ रहा आपके सामने, तो आप उस स्थिति में ही नहीं हो कि आप एक ट्रूली होम्योपैथिक रेमेडी सेलेक्ट कर पाओ अब इतनी आसानी से, क्योंकि ये मोस्ट कंसिडरेबल और मोस्ट स्ट्राइकिंग सिम्टम तो मिटा दिया पेशेंट ने। बिल्कुल। तो कितनी वैल्यू है इस लोकल मेलेडी की सिलेक्शन के लिए, ट्रूली होम्योपैथिक सिलेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल। तो ऐसा ही नहीं है, केवल मात्र इतनी ही गलती नहीं है कि साहब उसको एक्सटर्नली जला के, काट के, कोई एप्लीकेशन करके उसको मिटा के चलाए, कम गलती नहीं है वो। तो आपको उसने एक अंधेरी कोठरी में घुसा दिया मरीज ने, अब ढूंढो इसकी दवा। अगर उसको ना हटाया होता, वो ओरिजिनल स्टेट में ले आया होता, तो वो आपका गाइड बनता, गाइडिंग सिम्टम होता एक ट्रूली होम्योपैथिक मेडिसिन रेमेडी को सेलेक्ट करने में। कितना इंपॉर्टेंट चीज होती है, देखो ये। तो ये था 193। तो अगर कोई क्वेरी है तो यही बात करें, यही रुक जाएंगे 193 पे। कोई और कुछ जानकारी देना चाह रहा है कोई? चलो ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। सबको नमस्ते, सबको राम राम, सबका धन्यवाद भाई। राम राम। राम राम सर। राम 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 सर। राम राम, राम राम जी, राम राम सर। राम राम भाई जी, राम राम जी, राम राम सर। राम राम जी।